मयंक ने इंदौर के एक कॉलेज के बारे में अक्सर लोगों को कहते सुना था कि वहां आत्माएं भटकती है। सालों से उस कॉलेज में भयानक आत्माओं का साया है, लेकिन फिर भी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट करके मयंक इंदौर के उसी भूतिया कॉलेज में अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करने आया, क्योंकि बाकी कॉलेजेस के मुकाबले उस कॉलेज की फीस बहुत ही कम थी और मयंक इतने अमीर परिवार से नहीं था कि वो किसी और कॉलेज से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई अफोर्ड कर सके। कॉलेज के ठीक सामने ही कॉलेज वालों ने स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल बनाया हुआ था। मयंक दूर गांव से वहां आया था, इसलिए उसने वहां रहने के लिए हॉस्टल में ही एक रूम ले लिया था। अक्सर कॉलेज के हॉस्टल्स के रूम्स में एक साथ कई बच्चे रहा करते हैं, लेकिन उस हॉस्टल में तो पूरे फ्लोर पर मुश्किल से रहने वाले 10 बच्चे भी नहीं थे। हॉस्टल के आधे से ज्यादा रूम्स बिल्कुल खाली पड़े हुए थे। यार, इस हॉस्टल का माहौल देखकर तो मुझे भी डर सा लग रहा है। एक तो सामने ये कॉलेज देखने में इतना भयानक लग रहा है, ऊपर से ये हॉस्टल इतना सुनसान है। ऐसा लग रहा है कि मैं चारों तरफ भूतों से घिरा हुआ हूँ। मयंक ने जैसे ही ऐसा कहा कि तभी अचानक उसके रूम की खिड़की बहुत ही तेज आवाज के साथ खुल गई। ये खिड़की ऐसे कैसे खुल गई? इसे तो मैंने अभी लॉक किया था। लगता है तेज हवा से खुल गई। उस आवाज को सुनकर मयंक की रूह कांप गई, क्योंकि उस समय उसके साथ रूम में और कोई भी नहीं था। मेरा भ्रम है ये। खिड़की बंद कर दो, वरना वो आ जाएगी। दोबारा से वही आवाज सुनकर मयंक हिम्मत करते हुए पीछे की ओर मुड़ा तो उसके सामने कॉलेज का वॉचमैन खड़ा हुआ था। वो वॉचमैन अंकल, आप अंदर कैसे आए? मैंने तो गेट को अंदर से लॉक किया हुआ था। मयंक ने जैसे ही वॉचमैन से ये पूछा तो वो मयंक को बड़े ही भयानक तरीके से देखने लगा। उसने खिड़की की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ अपने आप बहुत ही लंबा होता हुआ खिड़की तक जा पहुंचा। अपनी आंखों के सामने का ये नजारा देखकर डर के मारे मयंक का पूरा शरीर बुरी तरह पसीने से भीग गया कि तभी उसके फोन पर रिंग हुई। रिंग की आवाज से अचानक उसकी नींद खुली। तब उसे पता चला कि वो महज एक सपना देख रहा था, तो उसकी जान में जान आई। फोन पर उसकी माँ की कॉल आ रही थी। उसने फोन में समय देखा तो अभी रात के 10 ही बजे थे। उसने अपनी माँ की कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ माँ। ठीक से पहुंच गया ना बेटा? वहाँ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? उस जगह के बारे में बहुत बुरा सुना है हमने। देख बेटा, तू भगवान का नाम जप करता रही हो, खासकर सोने से पहले तो भगवान का नाम लेकर ही सोई हो। आप चिंता मत करो माँ, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ज्यादा मत सोचो। अच्छा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ तुम। इतना कहकर मयंक ने फोन रख दिया। वो साइड टेबल पर अपना फोन रखकर जैसे ही दोबारा सोने के लिए बिस्तर पर लेटने लगा, तभी अचानक बहुत तेज आवाज के साथ उसके कमरे की खिड़की खुल गई। अरे यार, अभी ये सेम सीन तो मैंने सपने में देखा। लॉक करने के बाद ये खिड़की कैसे खुल गई? मयंक जैसे ही बिस्तर से उठकर खिड़की बंद करने गया तो उसे कॉलेज के एक रूम की खिड़की से 2 लोग दिखाई दी। मयंक साफ देख पा रहा था कि उनमें से एक आदमी के हाथों में एक चाकू है और दूसरा आदमी उससे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। मयंक वो सब देखकर बुरी तरह घबरा गया। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे कैसे कॉलेज के अंदर कोई किसी को मार सकता है? मुझे गार्ड को बुलाना होगा। मयंक ने घबराते हुए अपने कमरे का दरवाजा खोला। तभी उसने देखा कि उसके सामने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और उस कमरे में खड़ा लड़का मयंक को बड़े ही भयानक तरीके से घूर रहा है। सुनो, वो वहां सामने कॉलेज में एक आदमी किसी को मारने वाला है। तुम चलो मेरे साथ। मयंक की ये बात सुनकर वो लड़का बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया और उसने अंदर से बड़े ही तेज झटके के साथ कमरे के दरवाजे को बंद कर लिया। ये कैसे लोग हैं? वहां किसी की जान खतरे में है और किसी को फिक्र ही नहीं है। मयंक जल्दी से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे गार्ड के पास गया। अंकल, वहां कॉलेज के 3rd फ्लोर पर उस रूम में एक आदमी किसी को मार रहा है। मयंक की ये बात सुनकर
वो नाइट गार्ड भी उसे देखकर बहुत भयानक तरीके से मुस्कुराने लगा और बिना कुछ बोले वहां से उठकर अंदर की तरफ चला गया कि तभी मयंक को कॉलेज के 3rd फ्लोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देने लगी। इन सब लोगों का तो दिमाग खराब हो चुका है। मैं अकेले वहां कैसे जाऊं? हाँ, पुलिस को फोन करता हूं। मयंक ने जैसे ही पुलिस को कॉल करने के लिए फोन उठाया तो एक रिंग बजते ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। ओह नो, इस फोन को भी अभी ही स्विच ऑफ होना था। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, ये लोहे का डंडा लेकर जाता हूं। अगर उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो मैं उस पर वार कर दूंगा। मयंक अपने हाथ में उस लोहे के डंडे को लेकर घबराते हुए कॉलेज के अंदर गया। वो सीढ़ियों से चढ़ता हुआ 3rd फ्लोर पर पहुंचा तो उसे वहां पर एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। इतने सारे लोगों के चीखने की आवाज, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मयंक के ऐसा कहते ही फ्लोर पर बने बायोलॉजी लैब के दरवाजे को कोई अंदर से जोर जोर से खटकाने लगा। मयंक ने हिम्मत करते हुए जैसे ही बायोलॉजी लैब का दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जिस रूम के अंदर से अभी दरवाजा बजाने की इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी और बायोलॉजी लैब के जिस नज़ारे को उसने अपने रूम की खिड़की से देखा, वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो इस रूम में इतने सारे लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थी। कोई ये दरवाजा खटखटा रहा था। मयंक ऐसा कहते ही कोई बहुत जोर से उसके कान में चिल्लाया और बायोलॉजी लैब के अंदर से एक भयानक लंबा हाथ निकलकर मयंक को लैब के अंदर खींचने लगा। मयंक ने खुद को उससे छुड़वाने की बहुत कोशिश की। वो अपने दूसरे हाथ में पकड़े उस लोहे के डंडे से उस भयानक हाथ पर वार करने लगा कि तभी लैब के अंदर से अचानक वैसे ही बहुत सारे हाथ मयंक की तरफ बढ़ने लगे और उन्होंने उसके शरीर को बुरी तरह जकड़ लिया। उनकी खींचातानी में मयंक जमीन पर गिर पड़ा और वो भयानक हाथ उसे घसीटते हुए बायोलॉजी लैब के अंदर ले गए। लैब के अंदर पहुंचते ही अचानक लैब का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और लैब की लाइट्स बार बार बंद चालू होने लगी। देखो, तुम जो कोई भी हो, प्लीज जाने दो मुझे। आज के बाद मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊंगा। नो 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 नो, यहाँ पर जो एक बार आता है वो कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। मयंक के कानों में जैसे ही वो आवाज पड़ी तभी उसे एहसास हुआ कि कोई धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ उसके पास आ रहा है। तो मयंक पीछे की तरफ सरकते हुए उससे दूर होने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक लैब के अंदर हल्की सी रोशनी हुई। मयंक ने हिम्मत करते हुए जैसे ही अपनी नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा तो डर के मारे मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल गई। वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों के सामने लोगों के मुर्दा सड़े गले शरीर थे जो चलकर उसी की तरफ आ रहे थे। उनमें से कुछ की आंखें बाहर को लटक रही थी तो किसी का पूरा शरीर कटा फटा हुआ था। मयंक उन्हें देखकर इतना डर गया कि वो अपनी मदद के लिए किसी को पुकार भी नहीं पाया और उसी समय बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो कॉलेज के मेडिकल रूम में था और कॉलेज का पियोन और गार्ड उसके सामने खड़े हुए थे। मुझे यहाँ कौन लेकर आया? मैं तो... हाँ, मालूम है, तुम उस बायोलॉजी लैब में थे। कितनी बार मना किया है सबको कि कुछ भी हो उस लैब में नहीं जाने के लिए, फिर भी न जाने तुम लोगों को क्या शौक रहता है उधर जाने का। आखिर तुम वहां पर करने क्या गए थे? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कल रात को आपको बताया तो था कि वहां 3rd फ्लोर पर कोई आदमी किसी को चाकू से मार रहा है, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मुझे कल रात को यहाँ पर कैसे देख लिया? मैं तो कल रात ड्यूटी पर था ही नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज के बाद कभी उस बायोलॉजी लैब में जाने की हिम्मत मत करना। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो वहाँ से जिंदा लौट आए, वरना वहाँ पर आज तक जो भी गया है वो कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। हम उस लैब को कितना भी लॉक कर लें, लेकिन अगले दिन लैब के बाहर वो लगा ताला अपने आप टूट जाता है, इसलिए सावधान रहना। लेकिन ऐसा क्या है उस लैब में? क्या हुआ था वहाँ? मयंक के पूछने पर गार्ड ने उसे बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले इस कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कि एक बायोलॉजी के प्रोफेसर थे,
वो मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाया करते थे। उनका बिहेवियर हमेशा से ही सामान्य लोगों से कुछ अलग था। शुरू में तो उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब एक दिन वो प्रोफेसर कॉलेज से अचानक गायब हो गए तब सब लोगों के सामने उनकी सच्चाई पता चली। प्रोफेसर रॉबर्ट अक्सर अपना ज़्यादातर समय कॉलेज की बायोलॉजी लैब में ही बिताते थे, लेकिन वो कभी किसी और को बायोलॉजी लैब में आने की परमिशन नहीं देते थे। बायोलॉजी प्रोफेसर के साथ साथ वो कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे, इसलिए कोई उनकी बात का विरोध नहीं कर सकता था। एक रोज जब कई दिन तक पूरे कॉलेज में प्रोफेसर रॉबर्ट को ढूंढने के बाद भी वो कहीं नहीं मिले और ना ही उनकी फैमिली से उनका कोई कांटेक्ट हुआ, तो कॉलेज के लोगों ने उन्हें बायोलॉजी लैब में ढूंढने के बारे में सोचा, क्योंकि वो अपने दिन के ज्यादातर घंटे वहीं बिताया करते थे। कॉलेज के कुछ लोग जब उन्हें ढूंढते हुए बायोलॉजी लैब में पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनकी आत्मा कांप उठी। लैब के अंदर बड़ी ही भयानक हालत में प्रोफेसर रॉबर्ट का मुर्दा शरीर पड़ा हुआ था, जिनकी आंखें बाहर को निकल कर आ चुकी थी। लेकिन उस लैब में केवल प्रोफेसर रॉबर्ट ही नहीं बल्कि 20 से 25 और लोगों के भी मुर्दा शरीर पड़े हुए थे, और वो शव किसी और के नहीं बल्कि उसी कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स के थे, जिनमें एक बात कॉमन थी कि वो सभी स्टूडेंट्स किसी ऑर्फनेज या किसी संस्था के जरिए वहां पढ़ने आए थे। उनके आगे पीछे उनके बारे में पूछने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। दरअसल प्रोफेसर रॉबर्ट एक बेहद सनकी इंसान थे, जो मरे हुए लोगों पर ये रिसर्च करना चाहते थे कि इंसान के मरने के बाद उसे फिर से कैसे जिंदा किया जा सकता है। उनके इसी पागलपन में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए ऐसे सभी स्टूडेंट्स को मारकर उनके शरीर को चीर फाड़ कर उन पर अपनी रिसर्च करने लगे। जिस दिन कॉलेज वालों के सामने प्रोफेसर रॉबर्ट का ये काला सच आया, उस दिन के बाद उन्होंने बायोलॉजी लैब को हमेशा के लिए लॉक कर दिया। लेकिन आज भी उस लैब का लॉक अपने आप खुल जाता है, और आज भी हॉस्टल की खिड़की से बायोलॉजी लैब के अंदर प्रोफेसर रॉबर्ट उन्हीं स्टूडेंट्स के पीछे उन्हें मारने के लिए चाकू लेकर दौड़ता हुआ नजर आता है। विहान अपने कमरे में बैठा हुआ पेंटिंग कर रहा था। काफी देर मेहनत करने के बाद उसकी पेंटिंग पूरी हो जाती है। उसने पेंटिंग में एक लड़की बनाई थी जो कि मुस्कुरा रही थी। पेंटिंग तो काफी अच्छी बनी है, लेकिन अब मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। ओहो, बोतल में भी पानी खत्म हो गया है। चलो कोई नहीं, मैं किचन से जाकर पानी ले आता हूँ। वो उठता है और किचन में पानी लेने के लिए चला जाता है, और जब बोतल में पानी भरकर वापस कमरे में आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि पेंटिंग में मुस्कुराती हुई लड़की अब रो रही है और उसकी आंखों से खून भी बह रहा है। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये पेंटिंग तो ऐसी नहीं थी। वह डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर ही रह जाता है। अजीब अजीब सी आवाज गूंजने लगती है। जब वो उस पेंटिंग की तरफ देखता है तो उस पेंटिंग में बनी हुई लड़की की शक्ल बार बार बदल रही थी, जो कि काफी भयानक लग रहा था। कौन हो तुम? कौन हो और क्या चाहती हो? मुझे जाने दो, यहाँ से जाने दो। और तभी अचानक से अजीब आवाज आनी बंद हो जाती है और शांति छा जाती है, और वो पेंटिंग भी पहले जैसी हो जाती है। लगता है मुझे कोई भ्रम हुआ था। शायद मैं काफी थक गया हूँ और नींद पूरी ना होने के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये तो बस मेरा वहम था। और वो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी उस पेंटिंग में से एक लड़की का भूत बाहर आने लगता है। तुम? और वो भूत विहान के ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लग जाता है, और विहान की वहीं पर डेथ हो जाती है। विहान के बोलने से ऐसा लगा कि विहान उसे जानता था। आखिर वो लड़की कौन थी जो भूत बन गई थी? विहान से उसका क्या रिश्ता था? संजय, जो कि एक साइंटिस्ट है, वो विहान के छोटे भाई मन्नू के पास जाता है। मन्नू के बचपन में ही उसकी मां की डेथ हो गई थी। बेटा, इतने परेशान मत हो तुम, सब ठीक हो जाएगा। अब इस परिवार में केवल हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। लेकिन चाचा जी, सब कुछ ठीक कब होगा? हमारे घर को तो किसी की नजर लग गई है। देखिए ना, पहले चाची जी, नैना और मेरे पापा प्लेन क्रैश में मारे गए, और अब मेरे बड़े भैया भी मारे गए। लेकिन बेटा, तुम्हारे भाई की मौत का कारण तो पता ही नहीं लग रहा।
कहीं ये नेचुरल डेथ तो नहीं? नहीं चाचा जी, ये नेचुरल डेथ नहीं है। मुझे लगता है कि कोई हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि मुझे आजकल घर में अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो या मुझ पर नजर रख रहा हो। अरे मन्नू, ऐसी बातें मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। कुछ दिन बाद आधी रात के 3 बजे मन्नू को किसी लड़की के दौड़ने और हंसने की आवाज आती है। इतनी रात को ये आवाज, वो भी घर में, कहां से आ रही है? मन्नू अपने कमरे से बाहर जाता है तो देखता है कि सफेद गाउन पहने हुए एक लड़की भागती हुई जा रही है। मन्नू जल्दी से उसके पीछे जाता है और देखता है कि लड़की एक दीवार के अंदर चली गई है। वो उसका पीछा करते करते उस दीवार तक पहुंच जाता है और तभी उसे दीवार की दूसरी ओर से अजीब आवाजें आने लगती है। अरे, ये दीवार कहां से खुलती है? ये लड़की दीवार में कैसे चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वह दीवार पर यहां वहां अपना हाथ मारता है। तभी दूसरी तरफ से भी दीवार पर किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। मन्नू जितनी बार दीवार पर हाथ मारता है, उतनी बार दीवार की दूसरी तरफ से किसी के हाथ मारने की आवाज आती है। इसका मतलब इस दीवार के पीछे कोई जगह है, लेकिन इतने सालों में इस घर में रहने के बावजूद भी मुझे ये क्यों नहीं पता लगा? मुझे पता लगाना ही होगा इसके पीछे कौन है। हाँ। मनु बेटा, यहाँ आओ। अरे, ये तो नैना की और चाची की आवाज है। इसका मतलब वे जिंदा है। मुझे बताइए, मैं कहां से आऊं अंदर? इस दीवार से अंदर आने का रास्ता बताइए। लेकिन मन्नू को कोई जवाब नहीं मिलता है। बताइए ना चाची जी, नैना बोलो ना, इसका रास्ता कहां से है? पहले तो उसे यकीन नहीं होता और वो उनकी आवाज सुनने के लिए वहीं पर रुक जाता है। फिर उसे दीवार के पीछे से अजीब तरह की आवाजें आने लग जाती है। ये लोग क्या बात कर रहे हैं? मैं दीवार में कान लगाकर सुनता हूँ। हाँ। और वो जैसे ही अपना कान दीवार में लगाता है, वैसे ही उस दीवार की दूसरी तरफ से भयानक तेज आवाजें आने लग जाती है। मनु, मैं आ रही हूँ। तभी उसे अपने ऊपर से आवाज सुनाई देने लगती है। ये आवाज तो ऊपर से आ रही है। मनु जैसे ही ऊपर देखता है तो दीवार पर नैना का भूत होता है, जो दीवार से चिपका हुआ था, और वो भूत बहुत ही भयानक तरीके से मन्नू की तरफ देखकर हंस रहा था। यह देखकर वो काफी डर जाता है और जल्दी से अपने रूम में वापस चला जाता है। मन्नू चिल्लाते हुए भाग जाता है। नैना का भूत भी दीवार के ऊपर भागते हुए उसका पीछा करता है। तभी उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसके चाचा संजय वहां पर आ जाते हैं। मन्नू उनसे टकरा जाता है। क्या हुआ मन्नू, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और किससे भाग रहे हो? नैना का भूत है यहाँ, मैंने देखा है उधर दीवार पर। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है चाचा जी, मैंने खुद देखा है, वो मेरा पीछा कर रहा था। बेटा, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। भूत कुछ नहीं होते। देखो तुम उधर एक बार, कुछ भी नहीं है। मन्नू दीवार की तरफ देखता है, वहां कुछ भी नहीं होता। देखा, मैंने कहा था ना, लगता है काफी दिनों से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई है। चलो अब जाकर सो जाओ। मन्नू अपने कमरे में चला जाता है। उसे उस रात नींद नहीं आती और वो बस इसी बारे में सोचता रहता है। ये सब कैसे पॉसिबल है? ये क्या हो रहा है? वो सब तो मर चुके हैं ना। तभी आधी रात में उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वह चुपके से देखता है तो उसके चाचा जी उसी दीवार की तरफ जा रहे होते हैं। वो अपने चाचा का पीछा करता है। उसके चाचा वहां लगी एक तस्वीर को हटाते हैं और उसके पीछे के बटन दबाते हैं, जिससे दीवार थोड़ी सी खुल जाती है और वहां एक दरवाजा बन जाता है। मन्नू ये सब देखकर हैरान हो जाता है। इतने सालों में मुझे कभी पता नहीं लगा कि ये जगह चाचा जी की है। कुछ तो है जो चाचा जी मुझसे छिपा रहे हैं। वो दोबारा अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन, चाचा जी, मैं प्रदीप के घर स्टडी के लिए जा रहा हूँ। ओके, उसका बर्थडे है तो मैं कुछ दिन वहीं पर रहूंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। और मन्नू प्रदीप के घर चला जाता है। वो प्रदीप के पापा को सब कुछ बता देता है। मुझे लगता है मेरे चाचा जी ने ही सबको मारा है। मुझे अब उस घर में बहुत डर लगता है। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ बेटा, लेकिन बिना सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पहले हमें सबूत जुटाना होगा। ओके अंकल। 2 दिन बाद मन्नू अपने घर जाता है। तभी एक दिन मन्नू को उस कमरे में जाने का मौका मिल जाता है।
वो उस घर के अंदर जाने से पहले अपने दोस्त प्रदीप को एक मैसेज कर देता है कि वो सीक्रेट कमरे में जा रहा है। मन्नू जैसे तैसे करके उस कमरे के अंदर चला जाता है और जब वो वहां जाता है और देखता है कि वो उस घर के चाचा संजय की एक्सपेरिमेंट लैब थी। वहां बहुत से केमिकल्स और मशीनें रखी हुई थी। तभी मन्नू खुश हो जाता है क्योंकि उसे वहां पर नैना मिल जाती है जो अपने बालों को कैंची से काट रही थी। अचानक नैना मन्नू की तरफ देखती है और तभी नैना का चेहरा बेहद डरावना हो जाता है। उसके चेहरे पर बहुत सारे घाव और निशान थे और उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा था। नैना भयानक तरीके से हंस रही थी और तभी मन्नू की नजर वहां एक तरफ रखी नैना और उसकी चाची की सड़ी गली हुई लाश पर जाती है। यह देखकर मन्नू और ज्यादा डर जाता है। तभी मन्नू वापस भागने लगता है और पीछे उसकी चाची का भूत खड़ा हो जाता है जो दिखने में बहुत ही डरावना था। उसके शरीर और चेहरे पर बहुत सारे घाव थे और उसकी एक आंख भी नहीं थी। मन्नू जोर से चिल्लाता है लेकिन उसकी चाची का भूत उसे पकड़ लेता है। चाची जी, मुझे छोड़ दीजिए। तुमने अच्छा नहीं किया, मारे जाओगे सब के सब, हमारे साथ चलोगे। चाचा जी प्लीज बचाइए, प्लीज चाचा जी मुझे बचाइए। और नैना का भूत उसके कंधों पर बैठ जाता है। मन्नू जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है लेकिन फिर भी संजय वहां नहीं आता। वो तो सीसीटीवी कैमरे से ये सब कुछ बड़े मजे से देख रहा था। थोड़ी देर बाद मन्नू को होश आता है और वो देखता है कि वहां कोई भूत नहीं होता। वो जल्दी से वहां से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है। तभी एक भूत उसका पैर खींच लेता है और उसे घसीटते हुए बहुत दूर ले जाता है। मन्नू चिल्लाता जाता है लेकिन संजय उसकी इस हालत के मजे ले रहा था। तभी इसी बीच मन्नू ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगता है और भूत उसे छू नहीं पाते। थोड़ी देर में फिर से दोनों भूत गायब हो जाते हैं। तभी मन्नू पास में रखे हुए एक लैंडलाइन फोन से प्रदीप को फोन लगाता है लेकिन प्रदीप तो अपना फोन घर पर ही भूल गया था। तभी सही समय पर इंस्पेक्टर जतिन वहां मन्नू के घर पहुंच जाते हैं क्योंकि उसने प्रदीप के मोबाइल में मन्नू का मैसेज पढ़ लिया था। मिस्टर संजय, मन्नू कहाँ है? मन्नू तो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। आप अभी जाइए, थोड़ी देर बाद आइएगा। चुपचाप जल्दी से बता कहाँ है मन्नू, वरना तू जिंदा नहीं रहेगा। और संजय ना चाहते हुए भी जतिन को सीक्रेट रूम में ले जाता है जहां पर मन्नू अधमरा पड़ा हुआ था। मन्नू को उठाने में मेरी मदद करिए, नहीं तो ये राज मैं अभी सभी को बता दूंगा। जल्दी! और ना चाहते हुए भी संजय को उसकी मदद करनी पड़ती है। तभी संजय बिल्कुल पागल हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है और इसी बीच अचानक से वो जतिन पर चाकू से वार करता है लेकिन हाथापाई में उल्टा संजय को ही चाकू लग जाती है। उन दोनों लाशों को जला दो, वहां अलमारी में जलाने का सामान रखा है। नहीं जलाओगे तो ये भूत यहां से कभी नहीं जाएंगे। मुझसे गलती हो गई, मैं इन्हें जिंदा करना चाहता था लेकिन अब ये बात मेरे बस से बाहर हो चुकी है। सब बर्बाद हो गया। जतिन जल्दी से अलमारी खोलता है और उसमें से मिट्टी का तेल और माचिस निकाल लेता है। वो उन लाशों पर मिट्टी का तेल गिरा देता है और आग लगा देता है। थोड़ी देर बाद संजय की पत्नी और बेटी नैना उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं और फिर वो संजय की आत्मा को लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। आखिर ये सब क्या था? जल्दी से मन्नू को हॉस्पिटल ले जाना होगा। एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। मन्नू, अब सब कुछ ठीक हो गया है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जांच से पता चला कि तुम्हारे चाचा जी एक बेहद ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने अपनी मरी हुई बेटी और पत्नी को जिंदा किया था। लेकिन इस काम के लिए उन्होंने अपने ही घर में नेगेटिव एनर्जी को अलाउ किया, जिससे तुम्हारे घर में वो सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही थी। तुम्हारे चाचा प्लेन क्रैश में अपने परिवार को खोने के कारण बहुत डिप्रेशन में थे, तभी उन्होंने ये सब किया। तो इसका मतलब मेरे भाई को उन्होंने नहीं मारा? ये भी नैना या चाची के भूत नहीं किया होगा? हाँ मन्नू, हो सकता है। संजय के एक एक्सपेरिमेंट ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। अब मन्नू बिल्कुल अकेला रह गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं
तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।